अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज खबरों की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जिस खबर ने हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और ये इल्ज़ाम किसी अरे गहरे ने नहीं बल्कि एक देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है। और ये ऐसा इल्ज़ाम है जिससे अपने देश की साख पर बट्टा लग सकता है। तो चलिए बिना देर किए आप ये जानिए कि ये इल्ज़ाम किसने लगाया है और इस इल्ज़ाम का जवाब अपने देश ने क्या दिया है। दरअसल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आज अपने देश की संसद, जिसे हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं, यहाँ ये बताया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है और उसकी सुरक्षा एजेंसियां निज्जर की हत्या में भारत के साथ होने की जांच कर रही हैं। निज्जर सिंह को लेकर दिए इस बयान के बाद कनाडा ने अपने देश से भारत के राजनयिक को भी देश से निकाल दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री के अलावा वहां की विदेश मंत्री ने भी संसद में ये बताया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है और आखिर कनाडा के पीएम और वहां की विदेश मंत्री ने भारत के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया। तो फिर इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप दो चीज़ें जानिए। पहली तो यह है कि जिस निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लग रहा है वो कौन है, और दूसरी ये कि कनाडा के इन एलिगेशंस पर भारत का क्या जवाब है। तो चलिए पहले निज्जर की बात करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या इसी साल कनाडा में जून में हुई थी। वो खुद को खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ बताता था। निज्जर सिंह उस लिस्ट में भी शामिल था जो भारत ने अपने मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के लिए बनाई है। फिलहाल इस मामले पर भारत ने भी जवाब दिया है और ये कहा है कि जो इल्ज़ाम कनाडा ने लगाए हैं वो बेतुके हैं। खुद कनाडा में भारत के दुश्मन खालिस्तानियों को पनाह मिलती रही है, जो कि इंडिया के लिए चिंता का विषय है। आज आपको कनाडा के सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर असलम को भी सुनना चाहिए। असलम ने बड़े ही साफ लफ्ज़ों में इन आरोपों को टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि क्या जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं वो पहले भी लगाए जा सकते थे या फिर जब निज्जर की हत्या की जांच पूरी हो जाती है तभी लगाए जा सकते थे। लेकिन ट्रूडो ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत से लौटने के फौरन बाद निज्जर की हत्या के आरोप बिना जांच किए पूरे भारत पर ही लगा दिए। वो ये भी कहते हैं कि जस्टिन जब भारत में थे तब उन्होंने इन आरोपों के बारे में पीएम मोदी को भी बताया था। तो क्या इन आरोपों की वजह यही है? और आखिर पीएम मोदी ने जस्टिन से क्या कहा होगा जब उन्होंने मोदी से ये कहा होगा कि हमारे एक सिख नागरिक को आपकी सरकार ने मरवाया है। यकीनन जस्टिन का भारत से लौटते ही अपनी संसद में भारत सरकार पर हत्या का आरोप लगाना ये दिखाता है कि ज़रूर पीएम मोदी ने जस्टिन को झाड़ा होगा। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये कहा होगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बेशक निज्जर हमारे लिए खालिस्तानी है, आतंकवादी है, लेकिन हमारी सरकार दूसरे देश में जाकर हत्या करने जैसा गुनाह नहीं करती। आज सभी ये जानते होंगे कि आज से देश के सभी कानूनी कारगुजारियां नई संसद में होंगी। इसी नई संसद की शुरुआत करने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार ने 5 दिनों का सेशन भी बुलाया है जिसमें कई अहम बिल भी पास करवाने हैं। लेकिन आज आपको मैं लोकसभा का एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि आप अगले 2 मिनट मुझे गौर से सुनें और ये समझें कि हमारे देश में राजनीति किस लेवल की होती है। देखिए, ये नोटिफिकेशन लोकसभा की तरफ से जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि अब जो संसद की नई बिल्डिंग है वो कहाँ है। और इस नोटिफिकेशन के आखिर में एक लाइन लिखी गई है, डेजिग्नेटेड एज द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। बस इस नोटिफिकेशन में इसी आखिर लाइन पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों G20 के दौरान पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने विदेशों से आए मेहमानों को ये दिखाने और बताने की पूरी कोशिश की थी कि अब इस देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत है। बीजेपी से जुड़े लोग भी संविधान के उस आर्टिकल 1 को इस बार बार दिखा रहे थे जिसमें ये लिखा था कि इंडिया दैट इज़ भारत। देश को भी ये यकीन दिला दिया गया कि इंडिया नाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, लिहाजा अब नया भारत इस नाम को आगे लेकर नहीं चल सकता। अब हमारा देश भारत होगा।
लेकिन लोकसभा का ये नोटिफिकेशन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। खैर, इसलिए मैं कहती हूँ कि बीजेपी की मोदी सरकार जो भी करती है, समझ लो उसके पीछे कुछ न कुछ सियासी मकसद ज़रूर होता है। वरना सोचिए, G20 की हर टेबल, हर वो बैकग्राउंड जहां पीएम मोदी बैठे हुए या फिर खड़े हुए दिखाई दिए, वहां इंडिया की जगह भारत ही नज़र आया। लेकिन पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में वो भारत फिर से इंडिया हो गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और कम शब्दों में ये बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल क्या है और क्या इस बार ये बिल पास होगा और इस बिल के आने के बाद क्या होगा। तो इससे जुड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और बहुत मुमकिन है कि जो काम यूपीए सरकार नहीं कर पाई वो अब मोदी सरकार कर देगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस ये चाहती है कि मोदी सरकार इस बिल को 2024 के इलेक्शन से पहले पास करे। लेकिन इस बिल के आने के बाद क्या होगा वो भी आप जान लीजिए। तो कम शब्दों में इस बिल का ये मतलब है कि जब ये बिल आ जाएगा तो फिर हर संसद और हर राज्यों की विधानसभा 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। मान लीजिए दिल्ली में लोकसभा की 7 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। इस बिल के आने के बाद 7 में से 2 सीटें सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। खैर, देश महिला आरक्षण बिल लाना चाहता है और हरियाणा के सोनीपत टोल पर टोल कर्मियों ने महिला को मुक्कों और लात घूसों वाला आरक्षण दिया। हालांकि इस मारपीट की वजह क्या थी ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन दिनेश कुमार नाम के एक पत्रकार ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा है कि सोनीपत टोल पर एक पति पत्नी को टोल कर्मियों ने लात घूंसों, डंडों और पाइपों से दौड़ा कर मारा। दिनेश की इस पोस्ट पर रवीश कुमार ने भी कमेंट किया और ये लिखा है कि नितिन गडकरी ने कहा था कि वो 2025 तक देश के टोल नाकों से 1,34,000 करोड़ का पैसा कमा लेंगे। खैर, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और आपको सिंगापुर लेके चलते हैं, जहां एक शख्स को 2 हफ्ते की जेल हुई है। भारतीय मूल के इस शख्स पर आरोप है कि इसने कोविड होते हुए भी सिंगापुर के एक नागरिक के मुंह पर खांसा, जिसके बाद वहां की सरकार ने इस शख्स को 2 हफ्तों के लिए जेल भेज दिया है। और अब आपको एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबर बताते हैं। बॉलीवुड की हीरोइन और राजनीति से ताल्लुक रखने वाले राघव चड्ढा जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगे। फिलहाल दोनों ही के घरों पर शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। फिलहाल परिणीति दिल्ली में है और वो जल्द ही राघव चड्ढा के साथ उदयपुर के लिए रवाना होगी। खबरों के मुताबिक उदयपुर की लीला पैलेस में 24 सितंबर को परिणीति हमेशा के लिए राघव की हो जाएगी और बन जाएगी मिसेस चड्ढा। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक और मुस्लिम लड़की शबनम ने नितिन नाम के एक लड़के से शादी कर ली है। ये शादी बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में थाने में हुई। शबनम के पेरेंट्स उससे गुजारिश करते रहे, उसके हाथ पांव जोड़ते रहे, लेकिन शबनम ने माँ बाप से ज़्यादा अहमियत अपने होने वाले पति को दी और वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करके नितिन के साथ चली गई। खैर, यहाँ बस आपको ये बताना था कि जिस तरह से पुलिस वालों ने शबनम की शादी नितिन से करवाई, क्या वो उसी तरह से मुस्लिम लड़के की शादी हिंदू लड़की से करा सकते हैं? और क्या उस मुस्लिम लड़के पर धर्म परिवर्तन करके लड़की को बहकाने या फिर लव जिहाद का आरोप नहीं लगता? वैसे इस सवाल का जवाब आपको इन तस्वीरों में मिल सकता है, जहां एक हिंदू लड़की अपने मुस्लिम दोस्त के साथ कहीं बैठी है। कुछ लोग आते हैं और मुस्लिम लड़के के साथ मारपीट करते हैं, उस पर लव जिहाद का आरोप लगाते हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।